easily notify in the form of decibel dB. Okay, after that today we will no after that we have seen the common mode gain. Common mode gain is nothing but if the two voltage is equal. Okay, if the two voltage is equal, then we have to take the average of that two voltage. That average of that two voltage is denoted in the form of common voltage. Okay, that common voltage Vc is equal to V1 plus V2 upon 2. Okay, that V1 plus V2 is denoted in the form of Vc. Okay, so normal V0 is equal to AC into Vc. Okay, this is the common voltage gain and the common voltage gain and common voltage. Okay, these two we can denote it in the form of V0. So total voltage, total differential amplifier voltage you have to calculate. Then we can calculate the addition of that two voltage, that is differential voltage and differential amplifier and the common voltage and common amplifier gain. Okay, this we have to take the addition. We can calculate the output voltage. After that, we will see the common mode rejection ratio. Common mode rejection ratio means what? That is it nothing but it is the ability of rejection of common mode signal. Okay, जैसे कि क्या होता है कि अपन दो इनपुट लेते हैं. ओके, दो इनपुट लेने के बाद में दो इनपुट का क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंस होता है. दो इनपुट का डिफरेंस होने के बाद में उसमें प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए, इसीलिए इसको डिफरेंशियल गेन कहा जाता है या डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहा जाता है. ओपैम्प जो है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है. बट कोई कंडीशन में क्या हो सकता है, जैसे कि अपन क्या करते हैं वहाँ पे जो अपना जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल अपन कांस्टेंट इनपुट सिग्नल लेते हैं क्या? कांस्टेंट इनपुट सिग्नल भी ले सकते हैं अपन, या अपन वेरिएबल इनपुट सिग्नल भी वहां पे अपन कंसीडर कर सकते हैं. ओके, तो वहां पे वेरिएबल इनपुट कंसीडर कर रहे हैं तो अपन ने दोनों V1 और V2 ये दोनों में अपन ने समझा इनपुट सप्लाई किया. जैसे कि V1 भी एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म है और V2 भी एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म है. साइनोसाइडल वेवफॉर्म दोनों भी होंगी तो ऐसी एक कंडीशन आ सकती है कि दोनों का वोल्टेज क्या होगा, वहां पे कॉमन हो गया. राइट, दोनों वोल्टेज कॉमन होगा तो वहां पे जो डिफरेंशियल जो गेन है या डिफरेंशियल गेन का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मली जीरो हो जाएगा. बट कॉमन मोड वोल्टेज जो है वो नॉर्मली वहां पे प्रेजेंट फॉर्म हो सकता है, तो उसके हिसाब से वोल्टेज जो है वो वोल्टेज फॉर्म होगा. राइट, बट वो जो वोल्टेज जो फॉर्म हो रहा है उसमें जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है अपना, जो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है उसका एक कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है. वो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है? जैसे कि कोई भी कॉमन मोड वोल्टेज फॉर्म हो गया तो एक टाइप का एरर जो है उसमें एडिशन हो सकता है. ओके, तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज नथिंग बट इट्स अ वन टाइप ऑफ एरर रिजेक्शन रेशियो. ओके, अपन क्या कर रहे हैं, एक एरर जो है वो क्या कर रहे हैं अपन रिमूव करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे CMRR से. Okay, so that's a basic definition is that CMRR is nothing but it's a ability to reject the common mode signal. Okay, so just a basic formula for that common mode rejection ratio is that it is a ratio of differential gain upon that common mode gain. Okay, तो इसका जो रेशियो है, इसका जो फॉर्मूला जो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का, वो क्या है, एम्पलीफायर गेन. ओके, डिफरेंशियल एम्पलीफायर गेन अपॉन कॉमन मोड गेन, इन दोनों का अपन ने क्या लिया यहाँ पे रेशियो लिया. तो आइडियली अपन क्या कंसिडर करते हैं कि कॉमन मोड जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. आइडियली ऐसा होना चाहिए. आइडियली ऐसा हो गया तो some term divided by zero is nothing but it's a not defined, but mathematically अपन क्या एक्सप्रेस करते हैं, not defined के जगह पे अपन क्या करते हैं वहाँ पे इंफिनिटी एक्सप्रेस करते हैं. कोई भी वैल्यू का आप जीरो से रेशियो करोगे आप उसका, तो अपना वहाँ पे क्या आना चाहिए, इंफिनिटी आना चाहिए. राइट, बट आइडियली ऐसा अपन सोचते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं होता है? जैसे कि कोई भी अपन दो टर्मिनल को अपन इनपुट दोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा वहां पे दोनों भी टर्मिनल का जो इनपुट है वहां पे क्या आ सकता है, सेम आ सकता है. सेम आ गया तो सेम आने के बाद में वहां पे जो कॉमन मोड का जो एम्पलीफायर गेन जो है
वहां पे फॉर्मेशन उसकी हो सकती है, राइट। बट प्रैक्टिकली कॉमन मोड गेन जो है वो बहुत स्मॉल आएगा। क्यों स्मॉल आएगा? क्योंकि पूरे सिग्नल पे एक आधा दो कंडीशन रहेगी कि वहां पे कॉमन मोड एम्पलीफिकेशन वहां पे आ सकता है, बट ज्यादातर आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही फॉर्म होगा, राइट। क्योंकि वहां पे मैक्सिमम मतलब 95% जो है आपको वहां पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर फॉर्म होने वाला है, और जस्ट 4 to 5% जो है वो कॉमन मोड एम्पलीफिकेशन वहां पे फॉर्म होगा। तो इस तरीके से अपन क्या बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो क्या रहेगा, वहां पे लार्ज रहने वाला है, ओके। और प्रैक्टिकली जो कॉमन मोड एम्पलीफिकेशन जो है वो क्या रहेगा, वहां पे स्मॉल रहेगा। तो इसका जो ये कंडीशन अपन ने वहां पे कंसीडर की, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो लार्ज है, और जो कॉमन मोड एम्पलीफायर जो है वो क्या है, वहां पे स्मॉल है। तो मैक्सिमम कंडीशन में आपको जो CMRR जो है आपको क्या मिलेगा, वहां पे लार्ज मिलने वाला है, ओके। व्हाई? बिकॉज दैट डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू कॉमन मोड एम्पलीफिकेशन, ओके। समझ रहा है? तो इसमें आपको वहां पे इसका जो डीबी में आपको निकालना है, तो AD/AC ये भी आपको डीबी में निकालना पड़ेगा। डीबी में कैसे निकालोगे? मैंने इसके पहले आपको बताई था कि आपको क्या लेना पड़ेगा, 20 log ऑफ AD/AC। ये अपन आपने ले लिया तो आप उसको डीबी में कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये अपन एक या दो से तीन प्रॉब्लम लेते हुए वहां पे अपन देखने वाले हैं कि CMRR जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके। अंडरस्टूड? यहाँ पे कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हैं, या फिर अपन इसके ऊपर के प्रॉब्लम देखेंगे। अपन 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 ऐसे कुछ बीच में कुछ आवाज मत करो, मुझे समझा कि कौन आवाज कर रहा है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा क्लास से, ओके। आवाज क्या रहता है? सो वी विल, इसमें कोई डाउट होगा तो आप ऑडियो ऑन करके मुझे पूछो, या फिर अपन इसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखते हैं, ओके। किसी का कोई आया नहीं है रिप्लाई, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये CMRR जो है वो अच्छे से समझ चुका है। तो आप आपके नोटबुक जो पेन जो है वो ले लो, क्योंकि अपन इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो एक ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिख लो आप। प्रॉब्लम जो है वो क्या है, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज, ओके। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज मींस व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट द V0, राइट। we are denoting the output voltage in the form of V0 of the op-amp, okay. Op-amp is nothing but it is a operational amplifier for the input voltage of 300 microvolt and 240 microvolt। ये जो U टाइप थोड़ा सा ब्लर आए ये इमेज, मैं रीड कर रहा हूँ, तो आप लगे तो आप लिख लो, मतलब आपको समझ जाएगा, ओके। फॉर द इनपुट वोल्टेज ऑफ 300 माइक्रोवोल्ट। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, कोई बता पाएगा? 300 माइक्रोवोल्ट यहाँ पे दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसकी पावर कितनी रहेगी माइक्रो की? 10 raised to minus 6. 10 to the power minus 6. 10 raised to power, करेक्ट, 10 raised to power minus 6। 300 माइक्रोवोल्ट, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? 300 इंटू 10 raised to power minus 6, इतना वोल्ट अपन ने V1 को अप्लाई किया, ओके। इनपुट वोल्टेजेस है, इनपुट वोल्टेज दो आपको दिया है, 300 माइक्रोवोल्ट दिया है और 240 माइक्रोवोल्ट दिया है, मतलब V1 की वैल्यू 300 है और V2 की वैल्यू 240 माइक्रोवोल्ट है, ओके। द डिफरेंशियल गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज 5000, ओके। तो इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि गेन है। गेन अपन क्या करते हैं, कभी भी रेशियो लेते हैं दो वोल्टेजेस का रेशियो लेते हैं, इसीलिए इसका जो डिफरेंशियल गेन जो है उसका यूनिट कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। द डिफरेंशियल गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज 5000 एंड द वैल्यू ऑफ द CMRR इज 10 raised to power 5, ओके। तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है, इसमें क्या क्या गिवन है, जैसे कि आपको वहां पे इनपुट वोल्टेजेस V1 जो है वो 300 माइक्रोवोल्ट ये गिवन है आपको,
और V2 जो है वो 240 माइक्रोवोल्ट ये आपको वहां पे गिवन है, राइट। इसमें आप बोलोगे सर आपने पहला जो मतलब 300 जो है वो V1 को ही क्यों दिया और 240 जो है वो V2 को ही दिया। तो इसमें नॉर्मली एज्यूम किया जाता है जो पहला जो वोल्टेज है वो फर्स्ट टर्मिनल को दिया जाता है। फर्स्ट टर्मिनल कौन सा है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, जो सेकंड जो वोल्टेज है वो V2 वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को वहां पे दिया जाता है, राइट। सो V1 क्या है? 300 माइक्रोवोल्ट है और V2 जो है वो 240 माइक्रोवोल्ट है। ऐसा मैंने गिवन टर्म्स में वहां पे लिख लिया। उसके बाद में आपको डिफरेंशियल गेन दिया है। डिफरेंशियल गेन किससे डिनोट करते हैं अपन? AD से डिनोट करते हैं। AD इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन की वैल्यू क्या है आपकी? 5000 है, करेक्ट। और CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये जो वैल्यू है CMRR, इसकी वैल्यू आपको 10⁵ दी है, करेक्ट। तो इसमें आपके पास एक फॉर्मूला है CMRR का, जैसे कि मैं आपको PPT फिर से ओपन करता हूं। इसमें ये PPT आपको दिख रही होगी, तो इसमें आप देखो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? AD/AC है, राइट। आपको यहाँ पे CMRR में AD की वैल्यू आपको मालूम है, CMRR की वैल्यू आपको मालूम है, मतलब आप कॉमन मोड एम्पलीफायर जो है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली, राइट। वो कैसे निकालेंगे आप अपन? देखो आप, तो इसमें देखो बट CMRR इज इक्वल टू AD/AC। तो इसमें CMRR की जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी यहाँ पे, और एम्पलीफायर डिफरेंशियल एम्पलीफायर गेन की जो वैल्यू है 5000, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया अपॉन AC कॉमन मोड एम्पलीफायर गेन। ये आपको इसकी वैल्यू पता नहीं है तो मैंने वैसे के वैसे यहाँ पे लिख लिया AC। तो इसमें 5000 अपॉन AC इज इक्वल टू 10⁵ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो AC है कॉमन मोड एम्पलीफायर गेन, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ और 10⁵ जो है वो राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ। तो राइट हैंड साइड में लेके गया तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5000 अपॉन 10⁻⁵ इज इक्वल टू AC। तो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप करोगे तो कैलकुलेटर आपके पास में कैलकुलेटर है 5000 अपॉन 10⁵, या आप कैलकुलेटर में पुट करो, या फिर कैलकुलेटर इतना बेसिक जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मली मतलब ओरली आप कर सकते हो। इसको इसके लिए मतलब कैलकुलेटर की गरज नहीं होती है। तो मैं आपको स्पीड जो है पेपर में स्पीड इंक्रीज करने का एक छोटा बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। आपको स्पीड इंक्रीज करना है। कोई कोई स्टूडेंट्स बोलता है कि पेपर सॉल्व करते टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिलता, ओके। तो स्पीड इंक्रीज कैसे किया जाता है? ज्यादातर मैक्सिमम जो कैलकुलेशन जो है वो माइंड में ही करना चाहिए, ओके। जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन होते हैं उसी लिए ही आप कैलकुलेटर यूज करो। जो बेसिक कैलकुलेशन जो है वो माइंड में ही करो, मतलब तभी आपके स्पीड बढ़ेगा, नहीं तो स्पीड नहीं बढ़ता है, ओके। तो इसमें कॉमन मोड एम्पलीफायर गेन जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई वहां पे 0.05, ओके। तो इसमें आपको AC निकल गया, राइट। AC निकल गया तो आपको V0 निकालना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो आउटपुट वोल्टेज का आपको फॉर्मूला मालूम है। आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? AC इंटू VC, राइट। और टोटल आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? AD इंटू VD, राइट, प्लस AC इंटू VC। ये आपका फाइनल आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला है। तो वो फाइनल आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना है तो उसको VC आपको पता होना जरूरी है। VC क्या है? एवरेज कॉमन वोल्टेज है, एवरेज वोल्टेज है। तो एवरेज वोल्टेज कैसे निकालते हैं अपन? दोनों की एडिशन लेते हैं, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने आपको बताया था। तो मैं V1 की वैल्यू मैंने पुट किया, V2 की वैल्यू मैंने पुट किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो आपको वहां पे VC जो है कॉमन वोल्टेज जो है वो आपका निकल जाएगा 270 माइक्रोवोल्ट। 270 माइक्रोवोल्ट मतलब क्या? 10⁻⁻6 वोल्टेज। समझ रहे हैं? ओके। तो इसमें कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो। ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको इतना कुछ एक्सप्लेन करने की गरज है। तो यहाँ पे क्या है? फाइनल आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया फिर?
AD इंटू VD प्लस AC इंटू VC। तो इसमें AD की वैल्यू आपको मालूम है, AD की वैल्यू कितनी है 5000 है, तो 5000 मैंने पुट कर दिया। तो VD जो है, VD कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, डिफरेंस लेते हैं V1 और V2 का। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, V1 की वैल्यू 300 है, माइक्रो वोल्ट है, तो माइक्रो का जो है वो मैंने कॉमन ले लिया था यहाँ पे। मैंने एक स्टेप जो है वो स्किप किया है यहाँ पे, माइनस 240 माइक्रो है, तो माइक्रो 10⁻⁻6 जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, तो इंटू 10⁻⁻6 प्लस एडी जो है, एडी की वैल्यू जो है, सॉरी एसी, आपने एडी की वैल्यू तो पुट कर दिया 5000 इंटू वीडी की जो वैल्यू है यहाँ पे ही मैंने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद में एसी है, एसी की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, वो एसी की वैल्यू कितनी है 0.05, ये मैंने पुट कर दिया। और वीसी की जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया, वो वैल्यू वैसे हमें मैंने पुट कर दिया, राइट। तो इसके बाद में ये जो ये वैल्यू में 10⁻⁻6 है, ये वैल्यू में 10⁻⁻6 है, तो इसमें 10⁻⁻6 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, राइट। कॉमन लेने के बाद में 5000 इंटू 300 - 240 क्या आता है 60 आता है, राइट, प्लस 0.5 जैसे कि वैसा और 270 जैसे वैसा। और इसमें अब आप इसमें 5000 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना होता है, हाँ 3 लाख होता है, तो 3 लाख ऐसे कि वैसा लिख लिया, राइट, 3 लाख लिख लिया प्लस 0.05 इंटू 270। इसको आप ओरली कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इसके आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो कैलकुलेटर है वो यूज करना चाहिए। कैलकुलेटर जो है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 270 कितना होता है 13.5 होता है, तो 3 लाख प्लस 13.5 इसके आप एडिशन करोगे तो कितना आता है 3,13.5 इंटू 10⁻⁻6 है, तो इतना आ गया यहाँ पे माइक्रो। ओके, तो इस तरीके से आप टोटल वोल्टेज जो है वो इस तरीके से निकाल सकते हो। ये जो प्रॉब्लम जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, 6 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में ये प्रॉब्लम पूछा गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वही मैंने क्लास में ले लिया, मतलब आपको समझ जाएगा कि किस टाइप में प्रॉब्लम जो है वो फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपको समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा किसी को तो मुझे पूछ सकते हो कि ये वैल्यू कैसे निकाली, कैसे कैलकुलेट किया, कुछ भी डाउट होगा तो आपका ऑडियो ऑन करो और मुझे पूछ लो। मैं थोड़ा टाइम वेट करूंगा, किसी का रिप्लाई नहीं आया तो मैं एज्यूम करूंगा कि आपको समझ चुका है। तो मैं कंसिडर करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ चुका है। तो एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन लेंगे सेम इस पे जो है अपना, वो क्या है अपना कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का सेम अपन प्रॉब्लम वहां पे लेने वाले हैं। आपको प्रॉब्लम दिख रहा है? आपको प्रॉब्लम दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एन ओपैम्प विथ द डिफरेंशियल गेन ऑफ AD इज इक्वल टू 4000। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिया है कि जो एम्पलीफायर जो गेन की जो AD की वैल्यू है वो कितनी है 4000 है, इज सप्लाइड विथ इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे थोड़ा सा नोटिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, VT1 इज इक्वल टू 150 माइक्रोवोल्ट। VT1 की जगह अपन क्या लेते हैं, वहां पे V1 लेते हैं। ओके, तो अपन जो आपने जो सीखा है वही लेंगे, ऐसा नोटिफिकेशन अपन चेंज नहीं करेंगे। तो आपके प्रॉब्लम में आप जो V1 जो VT1 यहाँ पे जो दिया है वहां पे V1 ही लो। V1 इज इक्वल टू 150 माइक्रोवोल्ट एंड V2 इज इक्वल टू 140 माइक्रोवोल्ट। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज इफ द वैल्यू ऑफ CMRR इज 100 एंड ये जो 10⁻5 जो है इसके लिए अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अपन बी के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ अपन ए के लिए ही जाते हैं। CMRR की जो 100 वैल्यू रही तो आपको आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा वो आपको वहां पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो सेम मेथोडोलॉजी है। तो आप ये जो प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो क्या, कि मैं एक्सप्लेन करूं ये प्रॉब्लम को? सेम मेथोडोलॉजी है जो मैंने इसके पहले जो प्रॉब्लम लिया वही सेम टू सेम
मेथड से ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। सेम मेथड से कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आपको जो वीसी जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। वीसी कैलकुलेट करने के बाद में आपको एसी कैलकुलेट करना है। एसी आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में आपको CMRR जो है वो पुट करके आप एसी कैलकुलेट कर लोगे। एसी कैलकुलेट करने के बाद में आप जो वीडी आपको मालूम है, एडी आपको मालूम है, उसके बाद में एसी आप निकाल सकते हो, राइट। CMRR 100 देने के बाद में एसी आपको मालूम है, तो वीसी निकाल के आप फाइनल जो आउटपुट वोल्टेज है वो आप इजीली निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा अलग मेथोडोलॉजी से गिवन है। मैंने जो मेथोडोलॉजी से आपको एक्सप्लेन किया वही सेम टू सेम मेथोडोलॉजी से आप ये प्रॉब्लम जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ये एज अ असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। मैंने मेथोडोलॉजी आपको बता ही दिया, एक्सप्लेन भी कर लिया, आप जस्ट आपके नोटबुक में सेम टू सेम इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके सर, जिसका आंसर आया 43,800। राइट, 43,000 नहीं 45,000 आना चाहिए। $45,000 आना चाहिए, 45,800 आना चाहिए। देखो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई आपकी। ओके, तो अच्छी बात है आपने कैलकुलेट किया। तो एक और ओके, तो इस बारे में कंसेप्ट ये देखो, इसमें एक और प्रॉब्लम अपन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट दी CMRR इन डीबी। ओके, यहाँ पे डीबी में कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला है फॉर दी ओपैम बिलो। ओके, तो इसमें ओपैम जो है एक फिगर आपको दी गई है, वो फिगर में आपको वहां पे आउटपुट वोल्टेज गिवन है, V0 8 वोल्ट आपको गिवन है। वहां पे V1 की वैल्यू जो है वो आपको 0.5 मिली वोल्ट गिवन है आपको, और V2 की जो वैल्यू है वो -0.5 मिली वोल्ट ये आपको वहां पे गिवन है। ओके, ये जो फिगर जो है वो आपको गिवन है, ये फिगर यूज करके आपको वहां पे CMRR जो है वहां पे कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैलकुलेट कैसे करोगे? हाँ, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप? सब में पहले VD जो है VD आप निकालोगे। VD कैसे निकालोगे आप? V1 माइनस V2, राइट। तो V1 कितना है? 0.5 है। V2 कितना है? -0.5 है। तो V1 माइनस V2, राइट। V1 कितना है? 0.5 माइनस -0.5, मतलब 0.5 माइनस ऑफ माइनस कितना होता है? प्लस होता है। 0.5 प्लस 0.5। ओके, तो क्या आ जाएगा वहां पे? VD कितना आ जाएगा? 1 मिली वोल्ट। ये जो है आपका VD जो है वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद में V0 जो है वो कितना है? 8 वोल्ट है। ओके, तो V0 अपॉन VD, उससे आप इजीली AD निकाल सकते हो। AD का क्या आ जाएगा? AD का फॉर्मूला क्या है? हाँ, AD का फॉर्मूला क्या है? V0 अपॉन VD। तो V0 कितना है? 8 वोल्ट है, अपॉन VD कितना है? 1 वोल्ट है, तो 8 अपॉन 1 मिली वोल्ट। तो अपना जो AD जो है वो कितना आ जाएगा? देखो आप यहाँ पे AD जो है वो कितना है? V0 अपॉन VD। सो V0 कितना है? 8 है, और VD कितना है? 1 मिली वोल्ट है। तो 1 मिली वोल्ट मतलब क्या? मिली का पावर कितना होता है? 10⁻³ होता है। तो डिनोमिनेटर में 10⁻³ न्यूमरेटर में गया तो 10⁻³ हो जाएगा। तो फाइनली अपना जो ED जो है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो गेन जो है वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8000 आ जाएगा, राइट। उससे आपको क्या करना है? वहां पे CMRR आपको निकालना है। तो CMRR की वैल्यू कितनी है? AD अपॉन AC है। तो AD आपको पता चल गया, AC आपको निकालना है। तो AC आप कैसे निकालोगे? हाँ, AC का फॉर्मूला क्या है? V0 अपॉन VC, राइट। कॉमन मोड वोल्टेज, कॉमन मोड में आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे एडिशन करनी पड़ती है। तो एडिशन करते टाइम पे आपको वहां पे
जो कॉमन मोड जो है उसका एवरेज आपको लेना पड़ता है। एवरेज आप लोगे तो आप बोलोगे सर एवरेज लेने टाइम पे 0.5, राइट, ऊपर देखो आप, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे 0.5 है, -0.5 है, तो -0.5 -0.5 है तो 0 होना चाहिए, राइट। कॉमन मोड वोल्टेज जो है वीसी जो है वो 0 आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको, आप कभी भी एवरेज आप लोगे तो एवरेज लेते टाइम पे आपको वहां पे नेगेटिव जो साइन है वो नेगेटिव साइन यहाँ पे कंसिडर नहीं करनी पड़ती है। ओके, सो 0.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वीसी जो है वो कितना आना चाहिए, 0.5 आना चाहिए। इसमें कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे वीसी जो है एवरेज कॉमन वोल्टेज यहाँ पे 0.5 आना चाहिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 0.5 मिली वोल्ट। ओके, इतना यहाँ पे आना चाहिए। VOB 8 है। VOB 8 है, वही तो। ओके, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे V0 जो है वो 8 वोल्ट है डिवाइडेड बाय 0.5, तो यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 वोल्ट जो है, 16 जो है वो एम्पलीफिकेशन गेन यहाँ पे आना चाहिए। ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो वैल्यू आपको क्या करनी है, अपने CMRR में पुट करनी है। CMRR में पुट करोगे AD/AC जो है फाइनली वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल जाएगी। ये जो गड़बड़ है इसमें आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के टाइम पे मुझे बताओ, उसके बाद में CMRR कितना आता है। 8000 डिवाइडेड बाय 500। ओके, तो यहाँ पे CMRR जो है वो 500 आ गया। उसके बाद में CMRR जो है वो dB में आपको निकालना है, तो मैंने जैसे बोला CMRR इज इक्वल टू 20 log to the base 10 AD/AC। तो ये जो 500 जो है AD/AC 500 यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको कैलकुलेटर से यूज करके आपकी जो वैल्यू है वो आपकी अलग आएगी। इसमें थोड़ा सा गलत दिया है, राइट। तो उस तरीके से वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करके इन dB उसमें आप कैलकुलेट करो और फाइनल वैल्यू बताओ कितनी वैल्यू आपकी यहाँ पे आती है। किसी ने कैलकुलेट किया? तो 12 मिली वोल्ट कैसे लिया वोल्टेज? इसमें शायद दो अलग फिगर लिया, राइट। अपन एक ही फिगर से जा रहे हैं। इसमें क्या किया, डिफरेंशियल मोड का फिगर उसने अलग लिया और कॉमन मोड की फिगर अलग लिया। ओके, इसके लिए उसने जो 1+1 जो है वहां पे 2 होना जाना चाहिए, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 वहां पे 1 होना है। इसके लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉमन मोड गेन के लिए अलग लिया। अपन क्या कर रहे हैं, एक ही फिगर अपन ने लिया है इसलिए उसकी वैल्यू अलग आएगी। आप दूसरी फिगर लोगे तो दूसरी वैल्यू के लिए अलग वहां पे आना चाहिए। करेक्ट है उसका। ये जो वैल्यू जो है वो इसके हिसाब से आप जाओगे, ये फिगर के हिसाब से आप जाओगे तो इसकी वैल्यू अलग है, अपने फिगर के हिसाब से आप जाओगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। ओके, तो इस तरीके से ये भी पीपीटी में आपको शेयर कर लूंगा, तो इसके हिसाब से आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से अपन ने ये प्रॉब्लम अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। उसके बाद में अपना जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ओपैम्प है वो अपन कंसेप्ट देखेंगे। ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हो, या फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोगों को? ये तो 10-15 मिनट से लेक्चर। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट अपन देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, सो दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट normal operational amplifier has the two input, right? First input is of inverting input and second input is of non-inverting input, and it has one output. Okay, that output is called as the output voltage. Okay, this normal symbol of that operational amplifier is mentioned in the form of one block diagram. Okay, that block diagram has the 4 blocks, basically 4 blocks. First block is of
differential amplifier block, second block is of gain stage, right? Third block is of level shifter, and fourth block is of emitter follower. Okay, it has that 4 blocks. Okay, so we will see each block in detail. Okay, so first block is of differential amplifier. Differential amplifier has the 2 input. As I told you earlier, it has 2 input is of inverting input and second is non-inverting input. Okay, so basic requirement for this operational amplifier as the 2 input V1 and V2. If it got the 2 input, then it will act as the operational amplifier. Okay, that 2 input we can connect it one input to the ground, and we can give the input to the one voltage as of V1 और the V2. अपन क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि पहली एक जो रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, 2 इनपुट होना चाहिए. फर्स्ट इनपुट क्या है, इन्वर्टिंग इनपुट है, और सेकंड इनपुट क्या है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है. ये दोनों इनपुट रहेंगे तो ही इसका बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो क्या रहेंगे, वहां पे फुलफिल रहेंगी, राइट. वो 2 इनपुट होने के बाद में आप उसमें क्या कर सकते हो, कोई भी एक इनपुट को आप ग्राउंड कर सकते हो और दूसरे इनपुट को आप इनपुट दे सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो. ओके, तो जैसे कि मैंने क्या किया, वहां पे इन्वर्टिंग इनपुट को मैंने इनपुट सप्लाई किया और नॉन इन्वर्टिंग को मैंने ग्राउंड कर दिया. ग्राउंड कर दिया मतलब क्या है, वहां पे जैसे कि आपने घर पे पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई में 3 पिन पावर सप्लाई होती है. तो पहली पिन क्या होती है, लाइव होती है, दूसरी न्यूट्रल होती है, और तीसरी जो पिन होती है वो क्या होती है, अर्थिन होती है. अर्थिन का मीनिंग क्या होता है, वो टर्मिनल को अपने क्या किया, वहां पे ग्राउंड कर दिया. ओके, ग्राउंड कर दिया मतलब क्या, वो टर्मिनल पे कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है. ओके, जैसे ही उसमें वहां पे मैंने ग्राउंड कर दिया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल से ही क्या हो रहा है, वहां पे एज्यूम कर रहे हैं अपन कि इन्वर्टिंग टर्मिनल से ही इनपुट जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जा रहा है. तो उससे क्या होगा, ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो क्या करेगा, उसके हिसाब से इनपुट को कंसिडर करते हुए आउटपुट में वहां पे फॉर्म करने वाला है इन द फॉर्म ऑफ V0. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, एक और कंडीशन क्या होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, एक कंडीशन क्या होती है, वहां पे जो इनपुट जो टर्मिनल होता है वो इनपुट टर्मिनल पे हाई इंपिडेंस होना चाहिए. हाई इंपिडेंस का मीनिंग क्या होता है, इंपिडेंस का मीनिंग क्या होता है कि इनपुट साइड में हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए. रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ इंपिडेंस. ओके, हाई रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वेरिएशन, ओके, कोई भी वेरिएशन इनपुट साइड में फॉर्म हो तो वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में इंसर्ट नहीं होना चाहिए. जितना अपन ने इनपुट दिया उतना ही इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर को इंसर्ट होना चाहिए. इसमें कोई भी वेरिएशन फॉर्म हुआ, ओके, कोई भी वेरिएशन फॉर्म हुआ तो वो इनपुट में ही रहना चाहिए, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में इंसर्ट नहीं होना चाहिए. ऐसा आइडियली अपन क्या करते हैं, वहां पे कंसिडर करते हैं. इसीलिए जो आइडियली इनपुट जो है, इनपुट साइड में जो इनपुट इंपिडेंस जो है, इनपुट इंपिडेंस जो है वो क्या होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए. ओके, ये फर्स्ट ब्लॉक का इनपुट स्टेज का या डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मीनिंग होता है. एक और चीज क्या होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, ये क्या होता है, बैलेंस्ड आउटपुट होना चाहिए. ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो आउटपुट जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए. बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए, इट हैज द बैलेंस्ड आउटपुट ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर. व्हाई बैलेंस्ड आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने इनपुट दिया, ओके, जैसे ही आपने इनपुट दिया तो जितना आपने इनपुट दिया उसके हिसाब से आउटपुट जो है वो फॉर्म
होना चाहिए। अपन ने क्या किया, इनपुट साइड में हाई इम्पीडेंस रखने के बाद में क्या हो रहा है, कोई वेरिएशन इनपुट हुआ तो वो इनपुट में ही रहना चाहिए, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के ब्लॉक में वो आना नहीं चाहिए। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इसमें नहीं आया, ओके, जैसा अपन ने इनपुट दिया वैसा ही आउटपुट उसने फॉर्म कर लिया, तो इसमें कोई फ्लक्चुएशन फॉर्म होने के चांसेस आएंगे क्या, उसमें नहीं आएंगे। कोई भी फ्लक्चुएशन के चांसेस अपने आउटपुट साइड में वहां पे फॉर्म नहीं होने वाला है। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं वहां पे, डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज द बैलेंस्ड आउटपुट एट द आउटपुट साइड। Okay, it is the first stage of the differential amplifier or the block diagram of the operational amplifier. Okay, so this second stage of the block diagram of the op-amp is the gain stage. Okay, gain, we are calculating the gain in the two type. First gain is of differential amplifier gain, and second gain is of common mode gain. These two gain are calculated in the operational amplifier. Okay, that gain may be balanced output gain or unbalanced. Okay, that's these two type of output gain should be formed in the form of stage gain. Okay, and normally it is the operational amplifier. ये जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो इसका बेसिक वर्क क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, कि ये हाई गेन होना चाहिए। हाई गेन मतलब क्या, जितना अपन ने इनपुट दिया वो इनपुट का मैक्सिमम आउटपुट जो है वो आउटपुट साइड में फॉर्म होना चाहिए। ये एक बेसिक कंडीशन होती है कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। मिनिमम गेन जो है वो आउटपुट साइड में फॉर्म होता है, तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये स्टेबल एम्पलीफायर नहीं बोला जाता। तो इसीलिए कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होती है गेन स्टेज की, इट शुड हैव मैक्सिमम गेन एट द आउटपुट साइड। ओके, तो ये जो ऑपरेशन ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अपन क्या कंसीडर करते हैं कि एक सिंगल ओपैम्प जो है वो सिस्टम को कनेक्टेड है, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ एम्पलीफायर विल बी कनेक्टेड इन कास्केड। कास्केड मतलब क्या, सीरीज में थाउजेंड्स ऑफ एम्पलीफायर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं एक में से, राइट। सीरीज में एक में से कनेक्टेड रहेंगे मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या होता है, एक ओपैम्प उसके बाद में दूसरा ओपैम्प उसके बाद में तीसरा ओपैम्प, ऐसे सीरीज में थाउजेंड्स ऑफ एम्पलीफायर क्या होते हैं वहां पे कनेक्टेड होते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ एम्पलीफायर कनेक्टेड होंगे तो वो टाइप के एम्पलीफायर को क्या बोला जाता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ओके, तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर रहेगा तो उसके मल्टी गेन जो है वहां पे फॉर्म होने वाला है। तो मल्टी स्टेज फॉर्म होंगे, ओके, तो मल्टी स्टेज फॉर्म रहेंगे तो मत उसका मीनिंग क्या है, पहला गेन का एडी अलग रहेगा, दूसरे स्टेज का एडी अलग रहेगा, तीसरे स्टेज का एडी अलग रहेगा। तो फाइनल जो एम्पलीफायर जो है उसका आपको गेन आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी की एडिशन करनी पड़ेगी। मतलब जैसे कि कंसीडर करो कि ये फर्स्ट ओपैम्प है, इसका एडी जो है वो एडी1 है, सेकंड जो ओपैम्प है वो इसके बाद में कनेक्टेड है, उसका ओपैम्प जो है वो एडी2 है, थर्ड का एडी3 है, फोर्थ का एडी4 है। तो आप 4 ओपैम्प का आपको गेन आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, सभी की आप एडिशन कर लोगे। मतलब फाइनल एडी इज इक्वल टू एडी1 प्लस एडी2 प्लस एडी3 प्लस एडी4, ऐसे चारों गेन की आप एडिशन करोगे, उसके बाद में आप उसका गेन जो है फाइनल गेन आप वहां पे निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद में आता है लेवल शिफ्टर। तो लेवल शिफ्टर क्या होता है, जैसे कि मैं एक
ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटरनल सर्किट डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, इंटरनल सर्किट डायग्राम कैसी होती है इसकी। आपको समझ रहा है ना? ऐसा डिफिकल्ट में जा रहा है ना? ऐसा कुछ लग रहा होगा तो आप मुझे बताओ। जैसे कि आप ये सर्किट डायग्राम आप देख रहे होंगे, ओके, ये थोड़ा सा आपके लेवल के हिसाब से थोड़ी सी डिफिकल्ट सर्किट डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 2 इनपुट होती है। फर्स्ट इनपुट ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का होता है और सेकंड इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल का होता है, राइट। तो इसमें आप 2 इनपुट देख रहे होंगे, V1 और V2, और ये सर्किट में आपको एक आउटपुट दिख रहा है V0, ओके, और यहाँ पे प्लस VCC और माइनस VE। जैसा मैंने ट्रायंगल में आपको एक सिंबल बताया था, 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, एक VCC होता है, एक माइनस VE होता है। तो इसमें उसका जो इंटरनल जो सर्किट डायग्राम जो है वो इंटरनल सर्किट डायग्राम ये होती है, ओके। इसके बारे में स्टडी करने की आपको कुछ गरज नहीं है, आपको जस्ट ओप एम्प का ऑपरेशन आपको वहां पे देखना है, ओके। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर होता है, बीजेटी बोला जाता है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 और Q7, ऐसे 7 ट्रांजिस्टर्स होते हैं एक सिंगल ऑपरेशन एम्पलीफायर में, ओके। तो यहाँ पे लेवल शिफ्टर क्यों रिक्वायर्ड होता है? जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि एक फर्स्ट स्टेज है, वो स्टेज को बोलते हैं इनपुट स्टेज, राइट। सेकंड स्टेज होती है मिडल स्टेज बोला जाता है, और थर्ड स्टेज होती है आउटपुट स्टेज। वैसे ही सेम टू सेम सेकंड एम्पलीफायर को रहेगा, वैसे ही सेम टू सेम थर्ड एम्पलीफायर को रहेगा। ऐसे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं हर एक कैस्केड कनेक्शन ऑफ द एम्पलीफायर में, ओके। तो जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 इनपुट दिया, 2 इनपुट देने के बाद में एक आउटपुट फॉर्म हो गया। ये जो आउटपुट है वो सेकंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यहाँ पे सप्लाई होने वाला है। सेम टू सेम जो प्रोसेस है वो सेकंड ऑप एम्प में भी होने वाली है, थर्ड ओप एम्प में भी होने वाली है, फोर्थ ओप एम्प में भी होने वाली है। तो वहां पे लेवल शिफ्टर की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? वहां पे जैसे कि मैंने इनपुट दे दिया तो ये फर्स्ट स्टेज होगी, उसके बाद में सेकंड स्टेज हो गई, वहां पे उसके बाद में थर्ड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज होने के बाद में सेकंड ऑपरेशन एम्पलीफायर में फिर से फर्स्ट स्टेज आने वाली है। तो इसमें हर एक आउटपुट जो है वो सीरियली वहां पे आगे फ्लो होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट स्टेज टू सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज टू थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज टू फिर से फर्स्ट स्टेज टू फिर से सेकंड स्टेज, ऐसे ही वहां पे आउटपुट जो है वहां पे फ्लो होना चाहिए। तो ही वहां पे प्रॉपरली एम्पलीफिकेशन वहां पे परफॉर्म होगा। प्रॉपरली एम्पलीफिकेशन परफॉर्म वहां पे होने के लिए वहां पे लेवल शिफ्टर की गरज होती है, ओके। लेवल शिफ्टर रहा तो ही वहां पे प्रॉपरली आउटपुट आएगा। तो आप बोलोगे सर वहां पे लेवल शिफ्टर समझा नहीं रहा तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होगा, ओके। तो उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद में विदाउट एनी डिले वहां पे आउटपुट फॉर्म होना चाहिए, बट वहां पे क्या हो रहा है, लेवल शिफ्टर नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनपुट में ही करंट या वोल्टेज या जो भी डेटा जो है वो इनपुट में ही घूम रहा है, समझा, कंसिडर करते हैं अपन इनपुट में ही घूम रहा है। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट मैंने इनपुट दिया तो इसमें ही घूम रहा, उसमें क्या हुआ, ये सेकंड स्टेज में इनपुट सिग्नल जो है वो सेकंड स्टेज में नहीं गया। तो उससे क्या होगा, मैंने क्या कर दिया, सेकंड इनपुट दे दिया। यहां से फर्स्ट जो इनपुट है वो यहाँ पे ही परफॉर्म हो रहा है उसका ऑपरेशन, सेकंड इनपुट जो है वो मैंने दे दिया। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट इनपुट और सेकंड इनपुट ये इसका क्या होगा, वहां पे उसका मिक्सअप होना चालू हो जाएगा। मिक्सअप होना चालू हो गया तो वहां पे कोई नॉइस जो सिग्नल है वहां पे फॉर्म होना स्टार्ट हो सकता है। तो वो नॉइस सिग्नल फॉर्म ना हो उसके लिए क्या किया जाता है, एक एक स्टेज आगे फॉरवर्ड की जाती है।
ओके, तो आगे क्या हो गई, स्टेज फॉरवर्ड हो गई। तो स्टेज फॉरवर्ड होने के बाद में जब तक फर्स्ट इनपुट देने के बाद में तब तक कोई आउटपुट फॉर्म नहीं होता, तब तक सेकंड इनपुट वहां पे दिया नहीं जाता है। ओके, इसीलिए आउटपुट फॉर्म हो गया, ये जो आउटपुट है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद में ही सेकंड इनपुट जो है वहां पे दिया जाता है। ये है वर्क अपने लेवल शिफ्टर का। समझ रहा है? हाँ, किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे। समझ रहा है आपको? मुझे बताओ, कुछ रिप्लाई दो कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। इस हो गए सब लोग? समझ रहा है सर। समझ रहा है ना? समझ रहा है सर। ओके, समझ रहा है सर। राइट, ओके, गुड। तो उसके बाद में लास्ट स्टेज होती है इमिटर फॉलोअर। ये इमिटर फॉलोअर का मीनिंग क्या होता है? जो भी आउटपुट आपका आया, ओके, लेवल शिफ्टर में क्या हो रहा है, फर्स्ट एम्पलीफायर का आउटपुट मिल गया, सेकंड एम्पलीफायर का आउटपुट मिल गया, थर्ड एम्पलीफायर का आउटपुट मिल गया, ऐसे सभी आउटपुट आपको वहां पे इमिटर फॉलोअर में क्या करना है, आपको सभी आउटपुट को वहां पे कंबाइन करना है। ओके, सभी आउटपुट को आपको वहां पे कंबाइन करना है, उसी को कहा जाता है पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर। पुशफुल कॉम्प्लीमेंट, पुशफुल, उसका मीनिंग में आप समझने की आप कोशिश करो। पुशफुल मतलब क्या? अपन क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेज को लेवल शिफ्टर से एक एक स्टेज को अपन आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट? जैसे कि फर्स्ट एम्पलीफायर है, सेकंड एम्पलीफायर है, थर्ड एम्पलीफायर है, ये सभी एम्पलीफायर क्या एक में से कनेक्टेड है। तो एक में से कनेक्टेड होने के बाद में पहला आउटपुट आया, इमिटर फॉलोअर में चले गया, सेकंड आउटपुट आया, सेकंड भी आउटपुट इमिटर फॉलोअर में चले गया, थर्ड आउटपुट का आया, थर्ड भी आउटपुट इमिटर फॉलोअर में चले गया। तो उसके बाद में फाइनल आउटपुट कैसे फॉर्म करना है, आपको सभी की आपको वहां पे एडिशन करनी है। ओके, सभी के आपको एडिशन करनी है। तो इमिटर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एम्पलीफायर जो होता है वो एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो कभी भी मेजर किया जाता है एट द इमिटर ऑफ द ट्रांजिस्टर। जैसे कि मैंने एक सर्किट डायग्राम आपको बताया वहां पे, देखो आप, मैं फिर से सर्किट डायग्राम आपको बताता हूं। इसमें आप देखो, ओके, इसमें आप देखो कि ये जो आउटपुट जो है वो इसके इमिटर को कनेक्ट किया गया है। ये जो ट्रांजिस्टर है Q6, ये इमिटर टर्मिनल होता है, ये बेस टर्मिनल होता है, ये कलेक्टर टर्मिनल होता है। ओके, वैसे ही इसका भी इमिटर, बेस, कलेक्टर, ऐसे तीन टर्मिनल्स वहां पे फॉर्म होते हैं। तो ये जो तीन टर्मिनल के, ये दोनों टर्मिनल का कॉमन टर्मिनल कौन सा है? इमिटर है। ओके, तो इसीलिए इमिटर टर्मिनल को ही आपको क्या करना है, वहां पे फॉलो करना है, दूसरे टर्मिनल को आपको वहां पे फॉलो नहीं करना है। इसीलिए इसको, वो ब्लॉक को वहां पे कहा जाता है इमिटर फॉलोअर ब्लॉक। ओके, इमिटर फॉलोअर को ही आपको आउटपुट कंसीडर करना है और वही टर्मिनल को कहा जाता है पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर, एम्पलीफायर टर्मिनल। ओके, और ये जो टर्मिनल होता है इसको भी एक लोड रजिस्टर जो है वहां पे कनेक्टेड होता है एट द आउटपुट साइड। वो जो लोड जो है, लोड रजिस्टर जो कनेक्ट होता है, वो रजिस्टर कनेक्ट होता है वेरी लो रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर, वो जो है वो आउटपुट को कनेक्ट किया जाता है। वेरी लो रजिस्टर क्यों कनेक्ट किया जाता है? क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम वोल्टेज भी आपको आउटपुट में कंसिडर करना चाहिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोल्टेज भी आपको वहां पे कंसिडर करना चाहिए। इसीलिए एट द आउटपुट साइड वी आर connecting very low resistance load at the output side of the operational amplifier। तो ऐसे 4 स्टेज अपन वहां पे कंसिडर करते हैं नॉर्मल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। पहला स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सेकंड स्टेज गेन, थर्ड स्टेज लेवल शिफ्टर एंड फोर्थ है इमिटर फॉलोअर। तो इसी में आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आपके जो रोल नंबर है आप चैट बॉक्स में पेस्ट कर दो,
मैं तब तक आपके सभी रोल नंबर अटेंडेंस जो है वो सभी की मार्क कर लूँ।